नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप देख रहे हैं गांव सवेरा। हमारे साथ धर्मेंद्र कंवरी जी मौजूद हैं और आज 3 तारीख की शाम हो चुकी है। 3 तारीख का जिक्र इसलिए क्योंकि आज 5 बजे तक सभी पार्टियां हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अपने चुनाव प्रचार को बंद कर चुकी हैं। अब जो भी होगा वो मौके की जो सियासत होती है, खासकर चुनावी कयामत की रात बोलते हैं, कयामत की रात, और साथ में जो अपने जो झोड़ा झंडी ले रहे हैं उसमें जिसको बूथ मैनेजमेंट और कयामत की रात और पैसे बांटने की भी रात। लेकिन पत्रकारों के पास इसके कोई सबूत नहीं होते कि कौन कितने पैसे बांटता, तो इसलिए हम उसको उतना डायरेक्टली ना भी बोले तो भी चल जाता है। धर्मेंद्र जी, लगातार 1-2 महीने से हम इस चुनाव को लेकर संपर्क में भी हैं। आपने इशारा किया कि भाई मनदीप ग्राउंड पे निकल, तो ग्राउंड तो मैं घूम के आ गया हूँ। मैं देख रहा था लगातार आपको। मैं भी भागता ना 3-3, 4-4 जिले एक साथ करके मैं एक बार कुछ लोगों की सभाएं देख के आया। उतना माइन्यूटली नहीं देख के आया, पर मैं 22 के 22 जिलों में एक बार जरूर गया। अच्छा, मैं आपसे फिर ये पूछूं कि जो 40 सीट पिछली बार बीजेपी की आई थी, जिसमें एक तो साउथ हरियाणा, एक जो सड़क जो दिल्ली से जयपुर गई NH8, और एक फिर जो जर्नैली सड़क GT रोड जो सिरसा सूरी जी ने बनवाया था, जो हाँ दिल्ली से, और फिर वो अम्बाला, आप मान के चलिए कि अम्बाला के बाद तो पंजाब शुरू हो जाता है। इन दोनों बेल्ट के 2 टांगों के ऊपर बीजेपी खड़ी थी। क्या लग रहा है आपकी बार दोनों टांगे मजबूत हैं? अब तो बीजेपी बैठ गई, उकड़ू। जब खड़े खड़े आदमी रहे ना, तब उकड़ू बैठी है बीजेपी हरियाणा के बीच में। अच्छा। और वो रोड़ा करे ना, कहीं सीट मिल जाए, वो वाली पोजीशन पे बीजेपी। और बीजेपी का दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी खुद को कहती है। और मनदीप भाई, आप हैरान हो गए कि पिछली बार इन्होंने 75 पार का टारगेट दिया था, ये 40 पे अटक गए। इस बार तो जो इनके बड़े बड़े तुर्रम खा हैं, उन्होंने टारगेट ही 40 कर रखे। तो आप अंदाजा लगा लो कि ये कहाँ पहुंचने वाले हैं। तो जो पब्लिक एक हिसाब से मैसेजिंग, जैसे 75 पार का नारा था, अब की बार कोई ऐसा नारा भी नहीं सुना कि जिसमें कह रहे हूँ बस पूर्ण बहुमत। अमित शाह तो थोड़ा कमिटमेंट के साथ कहते दिखे कि भाई पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। देखो, वो तो उनकी टेप रिकॉर्डर की कैसेट नहीं आया रहे, A साइड B साइड इस तरह बजते हैं। अमित शाह जी हो चाहे कोई भी हो, वो उनके चुनावी भाषण जुमले होते हैं। रही बात कॉन्फिडेंस की, आप ये देखो कि आज किसी भी बीजेपी के वर्कर के पास चले जाओ आप, या जो चुनाव लड़ रहा बेचारा उसके पास चले जाओ, चेहरे पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है। फ्रेंडली मैच नहीं खेला करते, मेन टूर्नामेंट से पहले बालका न खिला दिया करते। 90 कैंडिडेट का चयन करना था, और बीजेपी ने एक सीट पे तो अपना उम्मीदवार का नामांकन भी वापस ले लिया। आप हालात देखो, इनका पूरा गणित इस बात पे टिका हुआ है कि 35 जगह पे निर्दलीय चुनाव लड़वाए जा रहे हैं इनके द्वारा, और वो किसी तरीके से कुछ ऐसा खेल कर दें कि इनकी 10-15 सीट आ जाएं। बस इनका इतना ही फोकस है बेचारों का। जैसे आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कह रहे हो, इसका एकदम अपोजिट होता है और कॉन्फिडेंस। कांग्रेस वाले और कॉन्फिडेंस का शिकार तो नहीं होने लग रहे हैं? कांग्रेस ना कॉन्फिडेंस का शिकार होती, ना ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होती। हाँ, वो ब्याह में नहीं देखा हो, वो प्लेट में तो वो लड्डू उठा के कोई बात जाया करे। हाँ। कांग्रेस का काम है ठीक वैसे ही। कांग्रेस ने कोई सत्ता मारने के लिए कोई तैयारी नहीं कर रखी। कांग्रेस तो सत्ता में इसलिए आ रही है क्योंकि 10 साल से बीजेपी से लोग परेशान हो लिए, तंग हो लिए। वो बीजेपी ऑलरेडी ये मान चुकी भाई हम अब हमें एक मौका और नहीं मिलना। कांग्रेस ने इसके लिए कोई बड़ा एफर्ट थोड़ी किया है। शैलजा जी, आज इस चुनाव का ये पूरा चुनाव शैलजा जी पे शुरू होता है, शैलजा जी पे खत्म हो रहा है। ये तो भला अशोक तंवर का जो आज मतलब एक एंट्री गजब की उन्होंने मार दी, नहीं तो ये चुनाव शैलजा जी पे खत्म हो रहा था। आज रैली में जब राहुल जी आए, क्या चर्चाएं होती है। अगर मान लो ये अशोक तंवर नहीं ज्वाइन कर रहा होता, मीडिया ये चर्चा कर रहा होता कि लास्ट रैली में शैलजा नहीं आई, लेकिन एंट्री होगी अशोक तंवर जी की। पूरा का पूरा फोकस ये है इस चुनाव में कि जो 2-3 बड़ी कम्युनिटी जो अलाइंड है आज कांग्रेस के साथ, उनमें एक SC समुदाय भी है, उसको बीजेपी किसी तरीके से हिलाना चाहती थी। वो कई बार हिलता हुआ दिखाई दिया, लेकिन आज का जो चुनाव प्रचार जब खत्म हुआ है, कांग्रेस पूरे विश्वास के साथ घर जा सकती है कि प्रदेश की जनता विकल्प नहीं होने की वजह से बीजेपी से सत्ता कांग्रेस को देने वाली है। ये किसी भी आदमी को दिखाई दे सकता है। अच्छा, मेरे को जो बीजेपी को सबसे जो बड़ा डेंट दिखा, वो दिखा 2 लोकसभा सीटों के ऊपर जो वो रिकवर कर ही नहीं पाई। एक तो कुरुक्षेत्र, एक अम्बाड़ा।
टोटल 18 किसान है विधानसभा उसके पीछे भाई। टोटल 18 विधानसभा सीटें, किसान। 18 में से सिर्फ 3 या 4 विधानसभा सीटों पे वो थोड़ी बहुत सांस ले पा रहे हैं या फिर जीतेंगे। 4 या 5, मतलब 5 तो मैक्सिमम बता दिया मैंने आपको। हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, जींद, कैथल, करनाल, अंबाला, कुरुक्षेत्र और पंचकुला, ये सारे जिले किसान बेल्ट के जिले हैं। इन्हीं की वजह से इनकी लुटिया डूब गई लोकसभा में, 10 से 5 पे आ गए। और वो तो कांग्रेस ने गलतियां करी, नहीं तो ये 2 सीटों पे भी रहते। वही किसान इस सरकार को बदलने पे आमदा हैं, वही बदल रहे हैं आप लोग। अच्छा, जैसे एक मेरे को जो समझ में आया भाग के, हालांकि पॉलिटिकल नारेबाजी वाला ज़्यादा मामला है, अगर पत्रकार को तो बचना चाहिए इससे, पर फिर भी मैं एक बात बोल रहा हूँ। मेरे को लग रहा है कि साउथ हरियाणा हाफ और जीटी रोड बेल्ट और सेंट्रल हरियाणा साफ। अब हाफ और साफ का तो पता नहीं मुझे। मैं कल अहिरवाल में एक कोई बाछोली गांव था, वहां से निकला तो ये राव दान सिंह की जनसभा हो रही थी। तो आप ये लगाओ कि राव दान सिंह मंच पे खड़ा होकर कह रहा था कि इस जो सरकार है इसने किसानों के साथ उत्पीड़न किया है। अहिरवाल में इस तरह की बातें, और लोग तालियां बजा रहे थे इस बात पे कि किसानों को उत्पीड़न करने वाली सरकार को आप लोग चलता कर दीजिए। और जो यादव कम्युनिटी के वोटर हैं उस पर तालियां बजा रहे थे। ये बदलाव का संकेत नहीं तो क्या है? अच्छा, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस ने जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करा वो बहुत ऐसे कैंडिडेट, ऐसा लग रहा है कि जैसे कांग्रेस का मतलब सारे हरियाणा में नेता ऐसे टिकट वितरण दोनों पार्टियों का ही ऐसा ही है। कांग्रेस ने ये कहा था कि हम सर्वे करा के टिकट देंगे, आवेदन कराएंगे, फलाना कराएंगे। कोई सर्वे करवा के नहीं दी। उन्होंने जिसका मन आया उसको टिकट दिया। हुड्डा साहब ने तो सिंगल नाम भेज रखे थे। और बोलो, मतलब वो आखिरी में जब थोड़ा, शैलजा जी ने भी सिंगल ही भेज रखे थे। सबने अपनी अपनी पसंद के एक नाम भेज रखे थे। दोनों तरफ से उत्पीड़न है। मान लो शैलजा जी कहते हैं कि मुझे डॉक्टर अजय चौधरी की टिकट नहीं दी गई, एक ही टिकट पे तो रोड़ा था। शैलजा जी ने चित्रा सरवारा के साथ क्या किया? वो दोनों तरफ से कार्यकर्ताओं के जो अच्छे लोग हैं उनकी टिकटें काटी गई। आपसी इसमें कांग्रेस का नुकसान हुआ। दो परिवार, एक ही परिवार के 2 लोगों को तो कैसे, बाप बेटे को तो कैसे दे? वे डिजर्व करते हैं। बाप बेटे जो पार्टी में चला रहे हैं तो नहीं, मान लो कि बाप की काट देते, बाप की काट देते, बेटी को दे देते। हाँ, तो फिर ये बात हो सकती है ना कि दोनों। लेकिन वहां तो साफ साफ दिख रहा है जैसे जस्सी की टिकट पे अड़े हैं ये। हाँ, वैसे ही वहां साफ दिख रहा है कि शैलजा जी चित्रा सरवारा को टिकट ना मिलने पे। मैं भी नजदीक ही देख रहा। चित्रा सरवारा पे शैलजा की बजाय जो प्रभारी साहब हैं दीपक बाबरिया जी, उन्होंने कहा है कि ये दोनों बाप बेटा हैं, एक कोई टिकट मिलेगी। मैं भी कांग्रेस, चलो कब बड़ा कॉम्प्लेक्स। दीपक बाबरिया जी को तो डॉक्टरों ने भी ये सलाह दी है इस टिकट वितरण के बाद कि आप हरियाणा की तरफ मुंह करके मत सोना। और सच में नहीं सोते वो। अच्छा, बड़ा कॉम्प्लेक्स स्टेट है और बड़ा वो मामला है। लेकिन हम दोनों नेशनल पार्टियों का तो बड़ा जिक्र कर लेते हैं, थोड़ा रीजनल जो फोर्सेज हैं, क्योंकि कई जगह पितरी शंकु वो भी बना रहे हैं। अटेली में ठाकुर अतर सिंह चुनाव, हथीन लगाओ आप, तिगांव लगाओ आप यमुनानगर लगाओ, आप बरवाड़ा लगाओ, नरवाना लगाओ, आप सिरसा जिले की 3 सीटें लगाओ, रानिया, इलाहाबाद, डबवाड़ी, तो ये एक, और सडोरा भी लगाओ, सारी सीटें गिन लो, नारायणगढ़ लगाओ। तो ये सारी ऐसी हैं जिन पर 10 नहीं ऐसी। मैंने 14 गिनी थी, मतलब मैं अपना बता रहा हूँ। तो 10 से चल 14 मान लेते हैं, 10 से 14 15 मान लो। हाँ, मिनिमम 15 सीटें ऐसी हैं। बीजेपी चाहती थी कि 30 सीटों पे ये काम हो। पिछली बार 35 सीटों पे ये काम हुआ था जब इनकी 40 सीट आई थी। हरियाणा में ये पूरा बाइपोलर चुनाव है मनदीप भाई। या तो मामला इधर है या मामला उधर है। बीजेपी तभी जीत सकती है जब कोई निर्दलीय कैंडिडेट 15-20 हजार वोट ले जाए। उस सूरत में बीजेपी जीत रही है। तो बीजेपी ने ये पूरा आपका इनका टिकट वितरण देख लो। हिसार में सावित्री जिंदल को टिकट नहीं देगी, क्या कोई दिक्कत थी टिकट देने में उनको? जानबूझ के नहीं दी गई उनको टिकट, जानबूझ के टिकट नहीं दी। जानबूझ के कमल गुप्ता को टिकट दी ताकि सावित्री को जिंदल को जिताया जा सके। राधा अहलावत को जानबूझ के टिकट नहीं दी गई। राधा अहलावत को पंचायती उम्मीदवार बनवाया गया है कांग्रेस के द्वारा। ऐसा इन्होंने बहुत सारी सीटों पे किया। लेकिन उनमें से 15 ही लोग ऐसे तो हैं जो जीत आज 30 त्रिकोणीय मुकाबला बना रहे हैं। लेकिन इनकी उम्मीदें तब बढ़ती 40-45 सीटों पे ऐसा खेल होता। वो हो नहीं रहा, चुनाव में वोट ही नहीं बढ़ रहा। अच्छा, मेरे पास एक नंबर है, हालांकि मैं थोड़ा नंबर वाले मामले में कंजर्वेटिव हूँ, मतलब कंजर्वेटिव कहें तो बड़ा कंजूस हूँ, ठीक है, निकालता नहीं ज़्यादा नंबर। मेरे को लग रहा है कि आज के टाइम पे
अंडर 25 बीजेपी परफॉर्म कर रही है 22 से 23 सीटों पे। देखो मैं तो ये तो नहीं कह सकता कि वो कितने पे परफॉर्म कर रहे हैं, पर आप ये मानना कि जहाँ से शुरू किया था ना उन्होंने, वो वहीं आसपास पहुंचने वाले हैं। बीजेपी एक ऐसा पौधा है हरियाणा में जो गमले में लगाया गया और ड्राइंग रूम में सजा दिया गया। 10 साल थोड़ा अंतराल नहीं होता। अगर वो चाहते हरियाणा में अपनी रूट्स को बना सकते थे, जमा सकते थे। बीजेपी ने क्या किया, कास्ट पॉलिटिक्स की, केवल कास्ट पॉलिटिक्स। अब कोई भी नई आइडियोलॉजी है वो उसको पकने में, परिपक्व होने में समय लगता है। और दूसरा, हरियाणा वो समाज है भाई जहाँ कास्ट पॉलिटिक्स की गुंजाइश नहीं है। बहुत लोग करके देख चुके हैं यहाँ पे, चोई भजन लाल करके देख चुके, सब कुछ करके देख, अंत क्या होता है उसका। हरियाणा वास्तव में सोशल कम्युनिटी, एक दूसरे से प्रेम रखने वाला प्रदेश है। आखिरी में यहाँ पे जीतेगा प्रेम ही। आप राजकुमार सैनी ने शुरू किया था, कहाँ है राजकुमार सैनी आज के दिन? यशपाल मलिक ने किया था, कहाँ है यशपाल मलिक आज के दिन? कास्ट पॉलिटिक्स हरियाणा में जो भी करेगा, वो चाहे पार्टी हो चाहे व्यक्ति हो, बर्बाद हो जाएगा। यहाँ नहीं चलती कास्ट पॉलिटिक्स। यहाँ पे तो आपको प्यार प्रेम की बात करनी पड़ेगी, साझा हितों की बात करनी पड़ेगी। और हरियाणा प्रदेश के हित में भी यही है कि हम साझा हितों की बात करें। पता नहीं कहाँ से ले आते हैं ये लोग। अच्छा, कोई एक नंबर आपने सोचा हो कांग्रेस का और बीजेपी का जो आपको लग रहा है कि इतना प्लस और इतना माइनस? वो डायरी वहां पड़ी होगी। मैंने एक एक सीट पे मंथन करके कल बंद कर दी डायरी अपनी। कितनी भी बुरी से बुरी सिचुएशन आ जाओ, कांग्रेस 51 से कम सीटें नहीं जीतेगी और बीजेपी 9 से कम सीटें नहीं जीतेगी। तो जिसकी बढ़ेंगी घटेंगी घटाते रहना। 51 से कम कांग्रेस की नहीं होनी, बढ़त में आएगी, और 9 से कम बीजेपी की नहीं होनी। इस चुनाव की सबसे खास बात यह है कि कांग्रेस अपनी जो गिनती है वो 20 से शुरू कर रही है। 20 सीट क्लियर है आज के दिन उसकी। और जो बीजेपी है वो अपनी गिनती 9 से शुरू कर रही है। तो वो कितना बढ़ सकती है, कांग्रेस कितना बढ़ सकती है। इन्हें लोग 6 सीटों पे टोटल फाइट में है। 6 में से वो 1 जीत जाए तो बढ़िया, 2 जीत जाए तो बढ़िया, 3 जीत जाए तो बढ़िया। निर्दलीय हरियाणा के इतिहास में सबसे कम चुने जाएंगे इस बार, सबसे कम। अच्छा, 5 मैक्सिमम, मतलब 4 या 5 आएंगे। नहीं तो इससे 7, भी कम 8, हो 9 सकते हैं। इतने तो रहते हैं। आप ये देखो, पुंडरी एक ऐसी सीट है जो आज तक मतलब 30 साल से निर्दलीय जीत रहा है। इस बार वहां कांग्रेस का कैंडिडेट जीत रहा है। तो निर्दलियों का स्कोप खत्म, क्षेत्रीय पार्टियों के स्कोप कम। एक्चुअली में क्षेत्रीय पार्टियां न्यू बदनाम होगी कि सबके दिमाग में ये डाल दिया कि ये बीजेपी की टीम है। बी टीम है, वोट जो बेचारे ना हो, पर उनके ठप्पा लगा दिया, सर्टिफाइड कर दिया उनको। तो ये बायपोलर चुनाव है, या मैं वोट देने जाऊंगा बीजेपी को या कांग्रेस को, तीसरे को नहीं दे रहा। और तीसरे को कहाँ मिल रहा, आप ये देखिए, सिरसा में। जो बस रूट्स अगर कहीं बची हुई न लोगी तो सिरसा में ही बची हुई है। तो वो रानिया में फाइट पे हैं, वो इलाहाबाद में फाइट पे हैं, वो डबवाड़ी में फाइट पे हैं। 3 तो यही सीट होगी इनकी। एक इनके अलावा ये नरवाड़ा में, जहाँ पे कभी अपने ओम प्रकाश जी चुनाव लड़ा करते थे, वो सीट है। बरवाड़ा में, या बरवाड़ा में अगर उस संजना सातरोड को इन लोगों की टिकट नहीं मिलती तब भी वो इतना ही मुकाबला बना रही थी। तो ये निर्दलीय हो, क्षेत्रीय दल हो, इनका बहुत बुरा टाइम है इस चुनाव में। ये जेजेपी आज सबसे बड़ा कैंडिडेट उनके दुष्यंत चौटाला है। अगर उनके 10,000 वोट आ जाएंगे तो उनके लिए बड़ी बात है। जमानत, हालांकि वो मेरे हिसाब से 60 सीट पे बता, 1-2 जो यमुनानगर की तरफ 1-2 कैंडिडेट अच्छे हैं, जो आजाद, जो कि भीम आर्मी की से आयातित कैंडिडेट हैं। अच्छा, अगर एक आध जगह पे जमानत बच जाए, ये अचीवमेंट है, अचीवमेंट होगी। और वो मेरे हिसाब से चंद्रशेखर की वजह से बचेगी, दुष्यंत की वजह से नहीं बच रही। वो उस पर बात, जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तब अपन जरूर इसके ऊपर बात करेंगे। बाकी मेरे को लगता है कि रिजल्ट आ चुका है। ये सबसे बोर चुनाव है। उठा नहीं उठा, पत्रकार इतने बोर हो गए, हमारे पास कुछ है ही नया कहने। ये चुनाव जब शुरू हुआ था, शैलजा जी से शुरू होता है ये चुनाव। शैलजा भूपेंद्र की लड़ाई, हुड्डा की, फिर टिकट वितरण पे लड़ाई, फिर शैलजा को अपशब्द करने की लड़ाई, फिर शैलजा के रूठने की लड़ाई, फिर शैलजा के मनाने की लड़ाई, फिर शैलजा के इंटरव्यू की लड़ाई, फिर शैलजा के गायब होने की लड़ाई, फिर अशोक तंवर के मिलने की लड़ाई। इसके अलावा इस पूरे चुनाव में बताओ
एक शब्द भी कहीं मौका दिया हो भूपेंद्र हुड्डा ने कुछ कहने का, एक शब्द भी नायब सैनी ने कहा हो। इतना मतलब कोई इशू नहीं बना ये पूरे चुनाव में, इतना पीसफुल चुनाव हरियाणा का ये कभी ऐसा होता ही नहीं था। हरियाणा चुनाव में तो मुद्दे ही मुद्दे होते थे। आप ये देखिए कि 4 या 5 लोगों ने भर्ती प्रक्रिया के ऊपर कुछ कहा था, 50 वोट नौकरी, भूपेंद्र हुड्डा उनके चुनाव प्रचार में भी नहीं गए। तो वो उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ, इस बार कांग्रेस ने समझदारी के साथ चुनाव लड़ा है। ये कॉन्फिडेंस, ये पिछला जब 19 था ना, उस समय अगर इनके थोड़ा सा दिमाग में होती कि हम ये सरकार बदल सकते, बदली जा सकती थी। पिछली बार तो इनके दिमाग में ही नहीं आया, ये तो लूज करे बैठे थे। ये तो लोकसभा चुनाव ने इनको इस कॉन्फिडेंस में भर दिया कि भाई हम सरकार बना सकते हैं। और आप, कोई बड़ी बात नहीं है अगर हरियाणा में कांग्रेस क्लीन स्वीप कर दे इनको। जी, तो अभी के लिए इतना ही कि आपके आगे बड़ी बड़ी रैलियां, रोड शो बंद हो जाएंगे। कल पूरा दिन आपको जो पुलिस है और जो और सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो आपको दिखेंगी मार्च करते हुए, सड़कों पे व्यवस्था बनती दिखेगी। और 5 तारीख को पोलिंग है और उसके बाद कहीं ना कहीं हम 8 तारीख को ज़रूर एक बार थोड़ा पत्रकार ज़्यादा व्यस्त दिखेंगे। और ये चुनाव ऐसा था कि पत्रकारों के पास सच में कोई काम नहीं था। पूरे हरियाणा में घूमा जरूर हूँ, ठाली ठाल बात मार का आ गया, बात फोड़ का आ गया। इस चुनाव में एक नई चीज हुई है, जेसीबी तो फूल बरसा, जेसीबी से फूल बरसाएगा, राजस्थान से आया। हालांकि मुझे वहां एक नई चीज देखी, लोहारू में ऊँटनी, हाँ, लोहारू में ऊँटनी से स्वागत। और महेंद्रगढ़ में मैंने एक कैंडिडेट को घोड़ी पे बैठे हुए देखा। तो ये इस चुनाव की नई चीजें, बाकी कुछ भी नया नहीं है। नई चीजें तो नहीं है। खैर, तो कोई और बात रहती हो चुनाव 1-2 दिन का, आज का कुछ आपने देख लिया? अब तो बस 5 को ये निपट जाए सब कुछ शांतिपूर्वक, और फिर 8 को जो होना है, जिसके ढोल बजने हैं वो। एक नया डायलॉग भी इस चुनाव में आया जो चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि 8 तारीख को बीजेपी वाले अपने गुदड़े उठाने जाएंगे और हम अपने गुदड़े बिछाने जाएंगे वहाँ पे चंडीगढ़ में। ये एक डायलॉग था इस चुनाव का। तो चलो, गुदड़े बिछेंगे और समेटे जाएंगे। पत्रकार तो वही उनकी कोठियों के बाहर ही खड़े रहेंगे लेके माइक। हालांकि हरियाणा माइक को दुत्तू कहते हैं, ये दुत्तू ले गए हम भाई, बाहर खड़े रहेंगे और आपको आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे। सरकार किसी की भी रगड़ा पूरा देंगे। किसी ने मुझे बताया, अभय चौटाला ने कहा कि मैं आप पत्रकार से बदतमीजी क्यों कर देते हो? तो बोला मैं उसको उसके माइक से पहचान लेता हूँ। माइक से कैसे? तो बोला माइक कहीं तो मुँह तार ले आऊंगे, कहीं उसमें पाइप में ले आऊंगे, तो मैं उससे पहचान जाता हूँ कि ये सही पत्रकार नहीं है। अब मैं वहीं जब ये बात सुनी मैंने, तो मैं सोच रहा था यार कि हम भी मोबाइल ही लेते हैं अपना, या माइक थोड़ा अच्छा होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि अच्छा पत्रकार अच्छे माइक और इक्विपमेंट भी रखता हो। नहीं हो सकते बेचारे के पास संसाधन, तो उससे कैसे जज करते हो? और जिस बसंत कुमार के साथ बदतमीजी की गई वो तो टॉप का रिपोर्टर आज के टाइम। आप फिर ना टॉप के छोड़ रखे ना ये बेचारे दत्तू वाले छोड़ रखे, तो बेइज्जती तो सबकी कर रहे हैं नेता। ये बात है, हरियाणा के जो नेता हैं अक्रॉस द पार्टी लाइन, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, एनएल हो, बदतमीज तो खूब हैं। और पत्रकारों को समझते कुछ नहीं, और समझते भी ये पत्रकार विपक्ष में ही अच्छे लगते हैं। हाँ। जब विपक्ष वालों को अच्छे लगते हैं, हाँ। जब वही विपक्ष सत्ता में आ जाता है, तो वही पत्रकार बुरे हो जाते हैं। तो कोई नहीं, नई सरकार बनेगी तो खूब रगड़ा देंगे। ठीक है सर, ओके।